सो हेलो गाइस, दिस इज मंजिल एंड गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हर संधि के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने हर संधि को पूर्णतः खत्म कर दिया है। उसमें हम लोग ने देखा था कि संधि क्या होता है, संधि के बहुत से प्रकार है, असंधि, हर संधि की सभ्य संधि। तो हमने उस वीडियो में हर संधि को बारे में खत्म कर दिए हैं और हम देखने वाले हैं हर संधि के बारे में। हर संधि में कौन कौन से सूत्र बताएंगे, उनके क्या एजेंशन है, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टोनिश नाश जो हो संधि में। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोनिश नाश जो हो। इसमें बताया गया कि सकार मतलब स वर्ग वाले और त वर्ग वाले, सकार और तकार के साथ यदि सकार और त वर्ग का योग रहे तो सकार और च वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो सकार और त वर्ग के साथ यदि सकार और च वर्ग का योग रहे तो सकार और तकार के जगह पे सकार और च वर्ग हो जाता है। ठीक है, जैसे रामश्चेते, रामस चेते, तो इसकी जगह पे क्या हो जाता है, रामस सकार है, सकार की जगह पे ये सकार हो जाता है। ठीक है, तो रामस चेते की जगह पे रामस चेते। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं कि इस संधि को हम विशेष रूप से क्षेत्र संधि भी कहते हैं। योग का अर्थ है पूरे उदाहरण में आगे पीछे कहीं भी बढ़ रहे, तो मतलब या तो ये आगे रहे या पीछे रहे, कहीं पे भी अगर इसका योग रहा तो सकार और चौवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो रामाशीनोती, यहाँ पे सकार है और च वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे च वर्ग हो जाएगा, तो रामाशीनोती। ठीक है, उसी तरह सत और चित, यहाँ पे त वर्ग है और यहाँ पे च वर्ग है, तो त के साथ अगर च का योग है तो त के जगह त वर्ग के जगह पे च वर्ग हो जाएगा, तो ये तच्चित हो जाएगा। उसी तरह सांगिन जो है, यहाँ पे नौ त वर्ग है, यहाँ पे च वर्ग है, तो यहाँ पे च वर्ग हो जाएगा। उसी के बाद दूसरा देखते हैं सात। तो ये क्या है कि सकार से परे अगर द वर्ग हो तो उसमें ष्टुत्व संधि नहीं होता। ठीक है, सकार से परे मतलब 20 है और 9 है, तो यहाँ पे आपका स्तोष नाश्य मतलब ष्टुत्व संधि नहीं होगा, ये विष्णा हो जाएगा। अगर उसी तरह प्रश्न है, प्रश्न प्लस न है, तो यहाँ पे भी प्रश्न, यहाँ पर क्या है कि स के पर में त वर्ग न होना, त वर्ग का न होने से ष्टुत्व नहीं होगा। स के पर में त वर्ग न हो तो ष्टुत्व नहीं होता। उसके बाद आगे देखते हैं स्टोनाष्टु के बारे में। तो इसमें बताया गया सकार और त वर्ग से पर के स्थान में यदि सकार और ट वर्ग का योग रहे तो सकार और ट वर्ग होता है। वहां पे बस बोला था कि सकार और च वर्ग रहे, तो यहाँ पे बोला सकार और ट वर्ग रहे तो वहां पे सकार हो जाता है। इस संधि को हम ष्टुत्व संधि भी कहते हैं। अब इसमें देखते हैं तो रामस षष्ठ, तो यहाँ पे सकार है और उसके साथ सकार का योग है, इसलिए यहाँ पे रामस षष्ठ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं एग्जाम, तो इसको ष्टुत्व और ष्टुत्व संधि की सरलता क्या है, मतलब उसमें क्या देखने को है, तो सौ त नौ स्थानीय रहते हैं। उसके बाद सौ च आदेश रहते हैं, और स और च वर्ग का योग हो तो ये आदेश रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार स और ट वर्ग का योग रहता है तो इनके स्थान पे, स्थानीय के स्थान पे यू का आदेश होता है। ठीक है, उसके बाद न पदांत नाम देते हैं। इसमें क्या बोला गया, पदांत ट से परे अगर सकार और त वर्ग रहे, तो अगर पदांत में ट वर्ग है और उसके परे सकार और त वर्ग रहे तो ष्टुत्व नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, सट प्लस संत, यहाँ पे क्या है, ट वर्ग है उसके परे स वर्ग है, तो इसलिए यहाँ पे ष्टुत्व नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं इसका कुछ ये दिया है, कुछ अपवाद दिए हैं, जिसमें बोला है कि पदांत ट वर्ग से परे अगर नाम है, नवती है और नगरी है, तो इनको छोड़कर जो सकार और ट वर्ग रहेंगे उसमें ष्टुत्व नहीं होता है, लेकिन इसमें ष्टुत्व होता है। अगर ट वर्ग से परे नाम, नवती और नगरी है तो उसमें ष्टुत्व होगा। जैसे सड नाम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ष्टुत्व सूत्र से ष्टुत्व होकर भाषण नित्य सूत्र का सहारा लेके इसमें क्या होगा, सड़ा नाम। ठीक है, उसके बाद तोहोसी देखते हैं। तोहोसी में क्या बोला है, त वर्ग से परे मतलब जो अगर सकार है और उसके परे, सकार पर में हो और त वर्ग उसके स्थान पे हो तो ष्टुत्व नहीं होता। मतलब त वर्ग है उसके बाद सकार है, जैसे सन, सन में क्या है, इसमें न है, उसी के बाद सठ है, तो उसमें क्या है कि न के बाद मतलब त वर्ग के पर में स वर्ग है, तो यहाँ पे क्या है, ष्टुत्व नहीं होगा। ओके, उसके बाद सलाम जसो अंते,
इसमें क्या बोला है, पदार्थ के में झल प्रत्याहार के वर्णों को जस होता है। अगर पदार्थ है और उसमें झल प्रत्याहार है तो उसके स्थान पे जस प्रत्याहार हो जाएगा। जैसे इसमें बोला गया झल प्रत्याहार के वर्ग के पहले, दूसरे और तीसरे तथा स ये रहते हैं, ठीक है। तो स ये वर्ण आते हैं, तो जस प्रत्याहार में वर्ग के तीसरे वर्ण आते हैं। जो छल प्रत्याहार है उसमें दूसरे तीसरे एवं चौथे तथा ये वर्ण आते हैं, लेकिन जस जो प्रत्याहार उसमें तीसरे वर्ण आते हैं। तो सरलता यह है कि वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे की जगह पे उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल वाक प्लस इस, यहाँ पे पहला अक्षर है और उसके बाद में हमारा स्वर है, तो उसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो वागिस हो जाएगा, ठीक है। फिर यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि पदांत पदांत यर को अनुनासिक विकस हो जाता है यदि पर में अनुनासिक हो तो, ठीक है। अगर पदांत यर है और उसके साथ साथ उसके पर में अनुनासिक है तो इसके जगह पे भी अनुनासिक विकल्प से हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं ना, किसी पद के यंत्र में यर मतलब ह को छोड़कर जो सभी व्यंजन है उसका वर्ण रहे तो उसके स्थान में यदि वर्ग का हो उसी वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण में देखते हैं एदत मुरारी, तो द है तो इसके वर्ण का ही पांचवा अक्षर मतलब न, ठीक है। तो एतन मुरारी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमारा अनुनासिक मतलब वह जो है वो अनुनासिक है। तो अगर पद के अंत में अनुनासिक है तो उसके जो पर वाला वो अंत वाला पद रहेगा या फिर वर्ण रहेगा उसकी जगह पे भी अनुनासिक उसी वर्ण का पांचवा अक्षर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका यरो अनुनासिक अनुनासिक हो वा। उसके बाद देखते हैं वा प्रत्यय में इसमें क्या बोला, भाषायाम नित्यम मात्रायाम चिन्ह में। तो भाषा अर्थात लोक के विषय में पदांत यार के स्थान में मन नित्य अनुनासिक है होता है। मन क्या है, नित्य अनुनासिक होता है और अनुनासिक प्रत्येक वर्ग में भी होता है, ठीक है। इसके बाद तद मात्रम मतलब इसमें बोला है कि हम ज्यादातर देखते हैं इसको वाले सूत्र में जो म होता है वही अनुनासिक पर में होता है, जैसे तद मात्रा, तो यहाँ पे द की जगह पे न हो जाएगा तन मात्रा। उसके बाद तोहरली, तोहरली में क्या बोला है, तो वर्ग के स्थान में पर सवर्ण होता है अगर ल अक्षर पर में रहे। तोहरली में बोला है तो वर्ण के स्थान पे पर सवर्ण हो जाता है अगर ल पर में रहे। तो एग्जाम्पल देखते हैं तो ततल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर सवर्ण हो जाएगा, ल पर में है, ल पर में है तो यहाँ पे द की जगह पे पर सवर्ण मतलब ल हो जाएगा तो तल्लय हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह विद्वान है और लिखती है तो न की जगह पे ल आ जाएगा तो विद्वा लिखती हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखें उदय स्थान स्तंभ पूर्वस्य, तो मतलब उद उपसर्ग से पर स्था या स्तंभ को पूर्व सवर्ण हो जाता है। अभी हम लोग देखा था कि त से ल पर में रहा तो पर सवर्ण हो जाता है, यहाँ पे बोला है कि उपसर्ग से परे स्था या स्तंभ को पूर्ण सवर्ण हो जाता है, मतलब पहले वाला सवर्ण हो जाता है। उसके बाद देखते हैं झरो झरी सवर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो हल से पर झर को विकल्प से लोप हो जाता है और सवर्ण पर में रहते हैं। अगर सवर्ण झर पर में है तो हल से पर जो झर है मतलब हल है उसके बाद झर प्रत्याहार है तो उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। अगर झर जो है वो सवर्ण रहे तो, ठीक है। उसके बाद खरीच देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। खरीच में क्या बताया गया है कि झल के स्थान में चर हो जाता है अगर खर पर में रहे तो। छल के स्थान में चर हो जाता है यदि पर खर पर में रहे तो। जैसे उदाहरण देखते हैं तो उदर स्थानम, तो यहाँ पे क्या है उद, ये क्या है छल प्रत्याहार है और स्थानम ये आपका चर प्रत्याहार है, ठीक है। और नहीं खर प्रत्याहार, ठीक है। तो उदय स्थानम में यहाँ पे उदय स्तंभ पूर्वस्य से हम लोग ने यहाँ पे जो देखा था कि जो पूर्व सवर्ण हो जाता है तो उदय स्तंभ उदय स्थायी स्तंभ पूर्वस्य से क्या हो जाएगा पूर्व सवर्ण आ जाएगा यहाँ पे, उसके से पूर्व सवर्ण हो जाएगा तो उदय स्थानम हो जाएगा, ठीक है। तो झरे झरी सवर्ण से क्या हो जाएगा, थ का लोप हो गया, क्योंकि झरो झरण सवर्ण में क्या होगा हल से पर झर का विकल्प से लोप हो जाते हैं अगर सवर्ण झर पर में होते हैं। यहाँ पे सवर्ण मतलब झर पर में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ का लोप हो गया तो उधर खानम हो गया। तो स के जगह पे तो पहले क्या हुआ स हो गया था उदय स्तंभ पूर्वस्य से, उसके बाद झरो झरी सवर्ण से थ का लोप हो गया
उसके बाद जो खरीच खरीच से त हो गया, त के जगह पे। तो खरी में क्या बोला है कि झल के स्थान पे चर हो जाता है यदि खर पर में रहे। तो यहाँ पे खर पर में है और यहाँ पे झल था, तो इसे यहाँ पे चर हो गया, तो चर में आपका द के स्थान पे त आ गया। ठीक है। तो खरीच से उत्थानम, तो थ का लोप न होने से पूर्वज तक का भी खरीच से चत्व होकर उत्थानम हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये था आपका खरीच सूत्र। इसके बाद झयो हो या अंतर श्याम, मतलब झय से पर फकार को पूर्व सवर्ण हो जाता है। तुरली में देखा था पर सवर्ण, इसमें झय से पर हकार हो तो उसका पूर्व सवर्ण हो जाता है, जैसे वाक हरि। तो यहाँ पे क्या है, पूर्व सवर्ण होता है। तो वाक में वो क है, तो इसका जो तीसरा वर्ण होता है वो ह के स्थान पे पूर्व सवर्ण हो जाएगा, तो वाघ हरि हो जाएगा। ठीक है। ह के स्थान, ह क्या है, सकार का चौथा वर्ण है, तो क का चौथा वर्ण सकार में ख है, और यहाँ पे तीसरा वर्ण हो जाएगा झलाम जसवंते से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाघ घरी। ठीक है। तो यहाँ पर क वर्ण क्षय में है, और उससे पर ह को पूर्ण सवर्ण हो जाएगा, होने से ह के स्थान पर क वर्ग का घ वर्ग लग जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से फिर सच्छो अटी देखते हैं। तो सकार पदांत क्षय रहे तो उससे पर सकार के स्थान पर छकार आदेश हो जाता है, अगर अट प्रत्यय पर में हो तो सच्छो अटी मतलब इसमें क्या बोला है कि अगर क्षय प्रत्याहार है, पदांत क्षय से पर में अगर सकार है तो सकार के स्थान में छकार हो जाएगा, अगर अट प्रत्याहार पर में होता, जैसे तत्शिव। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे तत्शिव में सकार है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, छकार हो जाएगा। पहले यहाँ पे इसको चूल से द के जगह पे च हो जाएगा, ये त वर्ग का है, तो यहाँ पे च वर्ग से होकर छ आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा तच शिव। तच शिव में यहाँ च अक्षर क्षय में है, तो स के वर्ण अट में भी है, इसलिए यहाँ पे स के स्थान में छ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तच शिव हो जाएगा। ठीक है। तो तच शिव। ओके, आगे देखते हैं। मोह अनुस्वार से, मोह अनुस्वार में क्या देखा है, म हो और अंत में जिसके ऐसे पद हो अनुस्वार होता है, तो उसके हल में हल पर में रहते हुए उसका क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है। तो हरिमु बनते, यहाँ पे म अंत में है और उसके बाद हल पर में है। ठीक है। तो यहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा, तो हरिमु बनते हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अनुस्वार आ जाएगा। उसी के बाद नश्य अपदांत झली, मतलब इसके में बोला है अपदांत नकार और मकार का अनुस्वार हो जाता है झल पर में रहे। तो यहाँ पे क्या बोला है, हल पर में रहा है तो म का अनुस्वार हो जाता है। वहीं जो नश्य पदार्थ से झली है, इसमें बोला है कि छल पर में रहे तो मकार और नकार का अनुस्वार हो जाता है, जैसे यशान सी। यहाँ पे सी क्या है, छल प्रत्याहार है यशान में, यहाँ पे यशान सी का अनुस्वार हो जाएगा न का। उसी प्रकार आगे देखते हैं वा पदांत से, तो पदांत अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण हो जाता है। पदांत जो अनुस्वार है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, पर सवर्ण हो जाता है। यही पर यही प्रत्यय या प्रत्याहार पर में रहे विकल्प से, जैसे त्वम करोशी। त्वम करोशी में क्या हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा, तो त्वम म के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, मो अनुस्वार से, तो त्वम करोशी। और यहाँ पे त्वम प्लस करोशी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा। पर मतलब क के सवर्ण का यहाँ पे लग जाएगा, तो त्वंग करोशी हो जाएगा। तो वाप तस्सी से त्वंग करोशी हो जाएगा। देखिए ये सभी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि सूत्र है, तो इनका एक एक एग्जाम्पल और इनके सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने वापदंत से में त्वम करोशी में देखा, तो माँ के जगह पे पहले मो अनुस्वार से अनुस्वार हो गया, फिर उसके बाद त्वम करोशी में आपका वाप पदांत लगा, जिसकी वजह से वो तंग करोशी, मतलब जो पर सोना होता है वो हो गया, यही प्रत्यय पीछे होने की वजह से। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वही हम करना है। ठीक है। इसके बाद सिख टू देखते हैं। सिख टू भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है, पदांत नकार को विकल्प सिख टू का हो जाता है, स पर में रहते हैं। सिख तुक में क्या बोला है कि पदांत नकार को तु का आगम हो जाता है, सी स पर में रहते हैं, जैसे सन शंभु। यहाँ पे क्या है, तु का है और यहाँ पे शंभु है, स पर में रहते हुए। अब यहाँ पे न है, इसके जगह पे क्या होता है, तू आगम हो जाता है, तो सन प्लस टू, सी के टू से ये आगम हो गया। फिर सन त उक का क्या हो गया, इस संज्ञा लोप से तुक का लोप हो गया,
उसके बाद त के जगह पे च आ गया स्तोष नाशु से, फिर न के जगह पे स्तोष नाशु से शुद्ध होकर न के स्थान पे यह हो गया। तो फिर इसके बाद सस्यो अडी से यहाँ पे स के जगह पे छ हो गया, और फिर संग समूह से संक्षप हो गया। ठीक है, तो ये झरी सवर्ण सूत्र। तो इस तरह क्या है, बहुत सारे सूत्र को एकत्र करके ये सारे सूत्र बनाए गए। ठीक है, और सिक्तो में क्या होता है कि न के स्थान पे तुक आगम हो जाता है अगर स पर मिले तो। ठीक है, उसके बाद समश्रुति। समश्रुति में देखते हैं कि सम में के मकार को रू हो जाता है अगर सुट पर में रहे तो। सम में जो मकार होता है उसके जगह पे रू आगम हो जाता है अगर सुट पर में रहे तो। यदि अत्र अनुनासिको पूर्वस्य हुआ, तो मतलब इस रू प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक होता है विकल्प से। मतलब अगर रू सपूर्ण जो वर्ण रहेगा उसको अनुनासिक। फिर अनुनासिका तत्परो अनुस्वार। तो इसमें क्या बोला है, रू प्रकरण में अनुनासिक प्रयोग को छोड़कर रू से पूर्व वर्ण को अनुस्वार का आगम हो जाता है। पहले वो क्या बोला था कि रू वर्ण को पूर्व वर्ण को अनुनासिक हो जाता है। अब यहाँ बोला है जो रू वर्ण के पूर्व वाला वर्ण है उसको अनुस्वार आगम हो जाता है। जैसे संस्कृता, ये क्या है, म है, उसके बाद सकार है, मतलब म के बाद क्या है आपका सुट प्रत्यय है। तो सुट होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, म के जगह पे आपका रू आ जाएगा, तो स रू संस्कृत हो जाएगा। फिर अनुनासिक पक्ष में देखते हो तो सम रू संस्कृत अत्र अनुनासिक पूर्व से हो जाता है कि जो पूर्व के प्रकरण में पूर्व होता है उसके अनुनासिक हो जाएगा। तो इसके पहले जो रहता है उसको अनुनासिक मतलब सोंग हो जाता है। अनुस्वार पक्ष में दूसरा देखते हैं अनुनासिको मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, अनुस्वार आगम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए खरवसानयो विसर्जनीय। तो जो खर प्रत्यय खर पर में रहते हुए जो अवसान में पदांत विसर्ज रकार को विसर्ग हो जाता है। तो जो जब खर पर में हो ऐसे अवसान में जो पदांत रकार होता है उसको विसर्ग हो जाता है। जैसे संस्कर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे जो विसर्ग है इसको रकार था पहले, यहाँ पे देखेंगे तो सम था। सम में पहले हम लोग ने देखा कि रकार हो जाता है, रू आ जाता है, तो सारूकर्ता में फिर वहां पे संस्कर्ता हो जाता है। ठीक है, अनुस्वार पक्ष में क्या होता है, संस्कर्ता हो जाता है। तो जो पहले रू था उसको विसर्ग हो जाता है, विसर्ग के स्थान में फिर वापस स आ जाता है। फिर प्रशांत, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखना चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट विसर्जनीय से हर प्रत्याहार का वर्ण पर में रहते हैं तो विसर्ग के स्थान पे स आदेश हो जाता है। ठीक है, तो जैसे चक्री है उसके बाद वास्तव्य है, तो चक्री रू वास्तव्य, तो नवेश से यहाँ पे क्या हो जाएगा, न की जगह पे रू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद शेचर भी इंपॉर्टेंट है। रस्व का तुक रस्व को तुक आगम हो जाता है छकार पर में रहते हैं। रस्व है अगर तो उसको तुक आगम हो जाएगा। जैसे शिव है तो यहाँ पे क्या है, रस्व है, रस्व अ है। ठीक है, तो यहाँ रस्व अ होने के वजह से यहाँ पे तुक आगम हो जाएगा, तो शिव तुक छाया हो जाएगा। अब तुक में यहाँ पे वापस तुक की निवृत्ति हो जाएगी इस संगत के कारण, तो यहाँ पे शिव तो छाया बचेगा। अब शिव तो के जगह पे जलान जसो अंत से द आ जाएगा तो शिव छाया हो जाएगा। फिर नाशु से ज आ जाएगा और शिव च छाया। यहाँ पे खरी च से पदा वर्ड आ जाएगा जिससे वो शिव छाया हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पदांता द्वदा, इसमें क्या होता है, पदांत दीर्घ को तुकागम। अभी हम लोग ने इसमें क्या पढ़ा है, सिख छेचा में कि जो रस्व तुक होता है रस्व को तुकागम हो जाता है। यहाँ पे पदांत द्वदा में देखे कि जो दीर्घ होता है उसको तुक आगम हो जाता है अगर छकार यहाँ पे पर में रहे तो। यहाँ पे पर का कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे भी छकार पर में रहे तो आगम हो जाता है। रस्व तुक को आगम हो जाता है, छकार पर में रहे तो यहाँ पे भी दीर्घ को तुक आगम हो जाता है अगर छकार पर में रहे तो। लक्ष्मी तुक, यहाँ पे ई क्या है, दीर्घ है और उसको तुक आगम होगा लक्ष्मी तुक छाया, तो फिर यहाँ पे आपका इस संज्ञा से लक्ष्मी तुक छाया हो जाएगा। फिर उसको आपका धीरे धीरे जो त हो जाएगा। फिर उसके बाद जलाम जसोंते से द हो जाएगा, उसको फिर ज हो जाएगा जलाम जसोंते आदि से। फिर नाशु से पहले द होगा, फिर उसके बाद जलाम जसों से, फिर उसके बाद करिचव से च हो जाएगा, उसके बाद लक्ष्मी छाया होगी। तो इस तरह ये क्या है, वैकल्पिक है। तो ये सारे जो थे वैकल्पिक सूत्र थे।
इनको क्या है, विकल्पता से ये सारे सूत्र आदेश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा हल संधि के बारे में। आज हम लोग ने हल संधि में स्टोच नाश्टू सात स्टो नाश्टू पढ़े, फिर ना पदांता टोर नाम सिक तो झलाम जसो हस्ते तोर ली, फिर वा पदांता टोर नाम आदि जो सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ा। उनके बारे में आप डिटेल स्टडीज कर सकते हैं। मैंने जितना हो सकता है बेसिक वो आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि स्टार्ट करेंगे, ठीक है।